तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं प्री डीएलएड बीएड 2024। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अब की बार जो है कि किस प्रकार से कॉलेजों में काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। आप सभी को पता है कि जो है कि काउंसलिंग का डेट आ गया है और आप लोगों के मन में जितने लोग का कम नंबर आया है, जैसे कि 25, 30, 35 या 40 नंबर, तो उन लोगों के मन में संशय होगा कि क्या हम लोगों को कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग का अगर कम नंबर भी आया है तो आप इन सरकारी प्राइवेट कॉलेजों में जो है कि डीएलएड बीएड कोर्स को कर सकेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा और चैनल में नए मेहमान है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग जो है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी भर्तियां होती है सबसे पहले आज तक आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे और करते रहेंगे। और निश्चित रूप से आप लोगों को लाभप्रद होता है। और जो है कि हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा व्यू तो आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तभी तक निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है कि आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं कि डीएलएड में जो है कि ऑनलाइन का प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया, और इसी के साथ मैं बात करूंगा कि जो है कि कितने जिलों में कितने कितने सीट अलॉटमेंट हुए हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कब नंबर आया, उन लोग भी निश्चित रहे, उन लोगों को सरकारी या प्राइवेट कॉलेज निश्चित रूप से मिल जाएगा। किन मुद्दों पर मिलेगा, किन किन बेस पर मिलेगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ ही जो है कि अन्य आप लोगों के मन में जितने भी क्वेश्चन होंगे डीएलएड बीएड से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन को दूर करने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है। तो चैनल में नए मेहमान, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो है डीएलएड बीएड पाठ्यक्रम में ऑनलाइन आवेदन आवंटन हेतु कार्यक्रम 2024 की सूचना जो है कि दे दिया गया है, जिसमें आप सभी लोग को पता है कि पंजीयन एवं ऑनलाइन फॉर्म विकल्प फॉर्म जमा करने की तिथि जो है कि 5/9/2024 यानी कि आज से शुरू हो गया है, जो कि 11 तारीख तक 6 दिनों का टाइम मिला है, जिसमें कि आप लोग कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इसके बाद जो है कि प्रथम चरण की प्रथम सूची दावापत्ती करने के लिए जारी जो है कि 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक के बीच में होगा। और इसके बाद प्रथम चरण की सूची जो है कि जारी होगा 19 तारीख को। और इसके बाद जो है कि आप सभी को पता है कि जितने भी चरण होते हैं, ठीक है, यानी कि प्रथम चरण में 2 सूची निकलती है, ठीक है। तो जो प्रथम चरण की सूची आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि 19 तारीख से 24 तारीख तक होगी। इसके बाद रिक्त सीटों की जानकारी दी जाएगी 25 तारीख को। इसके बाद जो है कि प्रथम चरण की द्वितीय सूची भी जारी करने के लिए दावापत्ती करने का डेट जो है कि 26 से 27 तारीख को मिलेगा। इसका प्रथम चरण की द्वितीय सूची जारी किया जाएगा और इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया होगी वो संपन्न होगी। और फिर लास्ट में हम लोग को रिक्त सीटों की जानकारी 8/10/2024 को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर द्वितीय चरण भी इसी प्रकार से संपन्न होगी। उसका डेट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक होगा। और इसका जो है कि रिक्त सीटों की जानकारी लास्ट में 12/11/2024 को हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग के मन में होगा कि क्या 2 ही चरण में इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी या 3 चरणों में कंप्लीट होगी, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को जो है कि किस प्रकार से ऑनलाइन करना है काउंसलिंग के लिए, दिशा निर्देश क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता आप लोग को पता है कि 12वीं में होना चाहिए और न्यूनतम जो है कि 50% से अधिक होगा। लेकिन यदि आप एसटी एससी ओबीसी वर्ग के हैं तो निश्चित रूप से आप 45 नंबर से अधिक अगर प्रतिशत आपका 12वीं में है तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं बता दूं आयु सीमा की बात करें तो डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 1 जुलाई 2024 की स्थिति में आप लोग को कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और अधिकतम आयु आपको 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एसटी एससी ओबीसी या किसी संवर्ग के लिए जो है कि आप लोगों को कुछ छूट मिलता है 1-2 साल का, ठीक है, अधिकतम आयु में। जैसे कि 33 वर्ष है तो 35 वर्ष हो सकेगा, तो इसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक के लिए बता दूं 17 से 33 वर्ष अगर आपका है तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। अब रही बात ऑनलाइन पंजीयन प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट करा था कि सर आप लोग बताइए कि काउंसलिंग में कौन कौन से दस्तावेज लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि प्री डीएलएड परीक्षा 2024 की सूची लगेगी और आहारकारी मतलब कि आपका कम से कम 12वीं में आपका 50% से अधिक होना चाहिए। और जन्म तिथि के लिए जो है कि 10वीं का अंक सूची लगेगा। लेकिन अगर आपके पास 10वीं का नहीं है तो 12वीं की अंक सूची के लिए, ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए अलग से। और आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग, जैसे कि आप अगर एसटी एससी ओबीसी वर्ग हैं तो, या आप अगर जैसे कि भूतपूर्व सेनानी हैं या स्वतंत्रता सेनानी या कुछ भी हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद मैं बता दूं 5वां लगेगा कि छत्तीसगढ़ डीएड प्रवेश नियम 2007 के अनुसार आपको छत्तीसगढ़ का स्थायी निवास लगेगा। अगर आपके पास स्थायी निवास नहीं है छत्तीसगढ़ का था, ठीक है, स्थानीय निवास नहीं है, तो आपको फिर अदर स्टेट में भरना पड़ेगा। फिर आपको पता है कि सीट बहुत कम हो जाएगा और आप लोग का एडमिशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।
तो आज हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी। तो आप सभी को पता है कि ऑनलाइन प्रक्रिया संपन्न करने की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण ऑनलाइन करा जाता है, जिसमें कि आप कंप्यूटर या मोबाइल से आप लोग भर सकते हैं। क्रोम में जाना पड़ेगा आपको, फिर उसको भरना पड़ेगा फॉर्म को। और इसके लिए कम से कम आपको डीएलएड के लिए जो है कि रोल नंबर प्रविष्ट करना पड़ेगा डीएलएड का, और 12वीं की अंकसूची भरने के लिए जो कि आपका अर्हता के लिए 12वीं की का नंबर प्राप्तांक लगेगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है कि स्टेप कितने चरणों में कंप्लीट होगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और इसके लिए मैं जो जो मांगेगा उसको आपको भरना पड़ेगा। फिर आपके मोबाइल में एक ओटीपी लगेगा। ठीक है, ओटीपी लगेगा और पासवर्ड जो कि 6 अंक डिजिट का होगा, न्यूनतम 1 अंक भी शामिल करना होगा। और इस प्रकार से आप लोगों को जो है कि ओटीपी और पासवर्ड के माध्यम से आप लोग इसमें भर सकेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को आप लोगों को बता दे रहा हूँ। फिर स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिगत जानकारी देना पड़ेगा, और शैक्षणिक अर्हता मतलब कि कितना पढ़े हैं 12वीं का, या क्या क्या कुछ लगेगा उसको आपको भरना पड़ेगा। और आप यदि दिव्यांग हैं या अगर संवर्ग से है तो आपको सॉफ्ट कॉपी जमा करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अगर रही बात फीस की बात करें तो 300 रुपये आपको ऑनलाइन फीस अपने बैंक के माध्यम से या ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और इसके बाद जो है कि पेमेंट करने के बाद पश्चात आपको पुनः एप्लीकेशन लॉगिन आईडी में जाना होगा। कम से कम एक से अधिक जो है कि आप लोगों को कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, या एक कॉलेज कम से कम एक कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। या अगर आपको लगता है कि इस कॉलेज में नहीं मिल पाएगा तो आप लोग एक से अधिक कॉलेजों में जो है कि नाम दे सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोग को जो है कि महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ कि इन लोगों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मेरे को लगता है कि बताने लायक है उसको मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि यदि देख सकते हैं कि यह छात्र की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी विकल्प का फॉर्म भरा गया है वह स्वयं की इच्छा विवेक से भरा गया हो। ठीक है, किसी के प्रलोभन दबाव के कहने पर नहीं भरा गया है, जिससे कि विकल्प भरते समय ज़्यादा कठिनाई ना हो और ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है। तो अगर प्राथमिकता का क्रम आप लोग को सही सही डालना होगा, और अगर आपके पास कुछ त्रुटि होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और रही बात जो है कि विकल्प को का सुधार करने के लिए, तो फिर से आपको पैसा देकर के सुधार करना पड़ेगा। अब रही बात क्या आवंटन सूची के माध्यम से किस प्रकार से आपको जो है कि सूचना प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपके मोबाइल में एसएमएस भेजा जाएगा। ठीक है, अगर एसएमएस प्राप्त नहीं होगा तो एससीईआरटी की जिम्मेदारी नहीं होगी, मतलब कि आपका मोबाइल अगर बंद है तो उसकी जिम्मेदारी एससीईआरटी की नहीं होगी। तो आपको भी एक दायित्व बनता है कि आप क्या करें, लॉगिन आईडी में जाएं, आप अपना पासवर्ड वगैरह डाल करके अपना, अगर कॉलेज में लिस्ट आपको मिल रहा है तो आप उसी में जाकर के आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, जाके कॉलेज में पता कर लीजिएगा। अब इसी के साथ मैं बता दूं कि निर्धारित समय पर आपको जो है कि प्रवेश लेना है। अगर उस समय में अगर आपका ऑनलाइन में अगर कॉलेज द्वारा अगर एक्सेप्ट करके अगर ऑनलाइन नहीं चढ़ाया जाता है तो आपका निरस्त हो जाएगा। इसी के बारे में देख सकते हैं कि अभ्यर्थी को आवंटित संस्था महाविद्यालय में अस्थायी आवंटन पत्र एवं मूल दस्तावेज के साथ प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि में उपस्थित होना होगा। प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, मतलब कि उनका फिर जो है कि प्रवेश निरस्त हो जाएगा या तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी। और इसी के साथ ये भी देख सकते हैं कि पिछले वर्ष जैसे कि दिया है, पिछले वर्ष में यह देखा गया है कि महाविद्यालय प्रवेश का प्रति दिवस ऑनलाइन अपडेट नहीं करते थे, जिसके कारण महाविद्यालय पहुंचकर शुल्क जमा कर प्रवेश लेने अभ्यर्थी का प्रवेश अंतिम दिवस तक ऑनलाइन अपडेट नहीं होता था। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को प्रवेश से वंचित होना पड़ता था। ठीक है, तो इस कारण अभ्यर्थी अपने प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट कराना सुनिश्चित करावें। महाविद्यालय ध्यान देवे, इस प्रकार की गलती होने पर इसके विरुद्ध अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी। मतलब कि यदि आप छात्र हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप जब भी आपका एडमिशन कराया जाए तो ऑनलाइन देख लीजिए कि वहाँ कॉलेज वाले चढ़ाए हों। ठीक है, और अगर अगर महाविद्यालय वाले हैं तो महाविद्यालय का दायित्व बनता है कि जो भी छात्र का अगर प्रवेश लेते हैं तो उसका ऑनलाइन जो है कि आप लोग चढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर नहीं चढ़ाएंगे तो वो डेट के बाद उनका ऑलरेडी जो है कि प्रवेश निरस्त हो जाएगा। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप किसी महाविद्यालय का चयन प्रथम चरण में हो गया, ठीक है, अपना महाविद्यालय पर परिवर्तन करना चाहते हैं तो प्रथम चरण का तो निरस्त करना होगा, और फिर आपको पुनः शुल्क जमा करके द्वितीय चरण में आपको भरना होगा। और अगर आपका किसी कॉलेज में अगर नाम आ गया, अगर आप वहाँ अगर किसी कारण से नियत तिथि तक अगर आप एडमिशन नहीं कराएं तो फिर से आपको फॉर्म भर करके फिर से काउंसलिंग की प्रक्रिया में द्वितीय चरण में आप लोगों को जो कि शामिल होना पड़ेगा, फिर से पैसा लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को के लिए महत्वपूर्ण जानकारी था। और मैं ये जो किसी भी विवाद की स्थिति में बता दूं कि एससीईआरटी रायपुर द्वारा निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा। डीएलएड पाठ्यक्रम में संस्था महाविद्यालय में सीटों का आरक्षण शासन के वर्तमान में प्रचलन के अनुसार होगा, मतलब कि, और देख सकते हैं आवंटन प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। मतलब कि अगर प्रथम चरण में
प्रथम चरण और द्वितीय चरण का तो आप लोग को मैं दिखा दिया, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर दोनों चरण में अगर सीट फुल नहीं होता है तो तृतीय चरण की भी प्रक्रिया संपन्न होगी, जो कि फिर से आप लोग को उसी बेस पे उसी जो है कि आरक्षण के आधार पर सभी के लिए संपन्न कराया जाएगा। और इसी के साथ चलिए मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि अभी जो है कि कॉलेजों का आवंटन किस प्रकार से हुआ है, किन किन कॉलेजों में कितनी कितनी सीट आवंटित किए गए हैं, इसके बारे में आप लोग को देख सकते हैं कि दिनांक 28/8/2024 को ये रिलीज किया गया था डीएलएड ऑनलाइन प्रक्रिया 2024 में, जिसमें आप देख सकते हैं कि रायपुर में जो है कि 100 सीट है, शासकीय कॉलेज है। इसके साथ रायपुर में बहुत सारे आप लोगों को जो है कि देख सकते हैं कि निजी कॉलेज देखने को मिलेंगे, और निजी कॉलेजों में अधिकतम देखा जाए तो 50 सीटें होती हैं, लेकिन किसी किसी में 100 सीट वहाँ की जनसंख्या या वहाँ के प्रबंधक के हिसाब से जो है कि बढ़ाया रहता है। लेकिन प्राइवेट में देख सकते हैं कि जो है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 80 सीट और 20 सीट जो है कि अदर स्टेट वालों के लिए रहता है, और जहाँ का 50 सीट है वहाँ 40 सीटें छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए और 10 सीट अखिल भारतीय के लिए। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जितने भी अगर शासकीय कॉलेज हैं, ठीक है, जैसे बेमेतरा में देख सकते हैं तो 100 सीट केवल छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है, वहाँ अदर स्टेट के लिए नहीं रहेगा। और इसी प्रकार से देख सकते हैं कि बहुत सारी जानकारी आप लोगों को जो है कि लिस्ट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। आप लोग इसमें लिस्ट में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कॉलेज में आप लोगों को भरना है, और इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि कम नंबर वालों को किस प्रकार से एडमिशन की प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। जैसे कि राजनांदगांव वगैरह हो सकता है निजी कॉलेज में, अगर आपके पास अगर आपके जिले में अगर निजी अगर शासकीय कॉलेज है तो निश्चित रूप से आप अपने जिले में ही आप जो है कि सबसे पहले भरिए, क्योंकि वहाँ आपको सरकारी कॉलेज अगर मिल जाएगा तो वहाँ का फीस भी कम है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 3000 से 3500 रुपये जो है कि शासकीय कॉलेजों में लगेगा, लेकिन अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ से 20,000 या 19,000 से 20,000 साढ़े 20,000 तक आप लोगों को लग सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए आप क्या कीजिए कि अपने ही जिले में भरिए अगर निजी कॉलेज है तो। अगर आपका अगर नहीं सरकारी कॉलेज है तो सरकारी कॉलेज में अगर आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो कम कम शुल्क में होगा, और आपके ज़िले में होगा तो आने जाने की सुविधा भी आप लोगों को अच्छे से मिल पाएगी। तो मैं बोलूँगा कि वहीं कीजिएगा। और आप लोगों के लिए लिस्ट यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप अपने ज़िले का देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ कितने सीट जो है कि आवंटित हुए हैं और कहाँ कहाँ आप लोग को भरना चाहिए, अब और उसके अनुसार आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जितने लोगों का कम नंबर आया है, जैसे कि 20, 25, 30, 35 नंबर आया है, तो उन लोगों को निश्चित रूप से जो है कि एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग का एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से आप लोग का जो है कि एडमिशन हो पाएगा। इसके लिए जो है कि ये डिपेंड करता है कि आपके ज़िले में जो है कि किस प्रकार से अभ्यर्थी लोग अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट अभ्यर्थी हैं तो निश्चित रूप से आप लोग के लिए थोड़ा सा क्या कटअप हाई जाएगा। लेकिन अगर आपके ज़िले में अगर थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं या तो कम छात्र हैं, तो अगर वहाँ कॉलेज है तो वहाँ आप लोग को जल्दी से मिल जाएगा। चलिए इसके लिए मैं आप लोग को सुनिश्चित करने के लिए एक बताता हूँ, जैसे कि डीएड पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण देख सकते हैं। डीएड पाठ्यक्रम में आप सभी को पता है कि वर्टिकल और क्षैतिज दो प्रकार का आरक्षण होता है। वर्टिकल आरक्षण की श्रेणी में देख लेते हैं, जैसे कि जिलेवार आरक्षण लागू होगा। इसका मतलब क्या है कि अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़ करके जो है कि आरक्षण का प्रतिशत जिलेवार आरक्षण सूची के अनुसार होगा। इसका मतलब ये है कि इसके लिए अभ्यर्थी जिस जिले के डीएड संस्था में प्रवेश लेना चाहता है उसी जिले का निवासी अथवा उसी जिले में 12वीं उत्तीर्ण करना होगा। मतलब कि अगर आप कहीं अगर डीएलएड करना चाहते हैं उस जिले में तभी भरेंगे जब आपको उस जिले का अगर निवासी होना चाहिए या उस जिले में आप 12वीं पास कर रहे हो, ठीक है। तो आपका वहाँ जो कि प्रायोरिटी आप लोग को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आवंटन सूची जिलेवार जारी होगा। यदि किसी डाइट बीटीआई में आवंटन के पश्चात रिक्त सीट खाली रह जाता है तो उसे अन्य जिले के अभ्यर्थियों की प्रवीणता के आधार पर भरी जा सकेगी। मतलब किसी जिले में मान लीजिए कि अगर अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो फिर बाहरी जिले के अभ्यर्थियों को प्रवीणता मतलब कि मेरिट लिस्ट के आधार पर उनका एडमिशन होगा। नए जिले में जैसे कि कहीं कहीं क्या होता है कि नया जिला बना है, ठीक है, अगर वहाँ अगर कॉलेज नहीं खुला है तो क्या करेंगे कि जो पुराने जिले जहाँ से उनका बंटवारा हुआ है उस जिले का, उसी जिले में उन लोग भर लेंगे तो वहाँ उन लोग को जो है कि वरीयता मिल जाएगा। अब इसी के साथ देख सकते हैं कि क्षैतिज आरक्षण दूसरा है, संवर्ग आरक्षण जिसको बोल सकते हैं। यह आरक्षण देख सकते हैं कि किस प्रकार से होता है। पहले होता है निःशक्त संवर्ग के लिए 6% का आरक्षण दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी संवर्ग के लिए 3% का आरक्षण दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3% का आरक्षण दिया गया है, और महिला संवर्ग के लिए जो है कि 30% का आरक्षण दिया गया है। इसका मतलब ये है। और चौथा आप देख सकते हैं कि यदि आप शासकीय और जितने भी सरकारी कॉलेज हैं वहाँ सबसे पहले तो विज्ञान और गणित समूह को कम से कम 50% जो है कि आरक्षित मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर आप लोग
अगर इस प्रकार से है, जैसे कि अगर आरक्षण मिला है तो कम नंबर वाले को कैसे एडमिशन होगा कि मान लीजिए किसी जिले में अगर कोई अगर एसटी की छात्रा है, ठीक है, अगर उसका मान लो कीजिए कि 30 नंबर आया है, अगर उस जिले में अगर टफ अगर एग्जाम गया होगा तो बाकी लोग का कम नंबर आया होगा तो ऑलरेडी तो उसका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर इस स्थिति में थोड़ा सा टफ जा रहा है तो सबसे पहले देख सकते हैं 3-4 प्रकार का आरक्षण मिल सकता है उनको। पहले तो उनको मिलेगा कि एसटी वर्ग के हैं तो उसके लिए उनको आरक्षण मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि वो महिला है तो महिला के लिए आरक्षण मिलेगा 30%, ठीक है। और इसके बाद यदि वो साइंस सब्जेक्ट से करे हैं तो उसके लिए भी उसको आरक्षण मिलेगा। तो कुल मिला करके अगर बहुत कम अगर नंबर भी आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग अगर एसटी ग्रुप के हैं तो निश्चित रूप से आप लोग को कम से कम नंबर में 30 से 35 नंबर में आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि और कम कितने लोगों को मिल सकता है, जैसे कि कोई स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए किसी जिले में है, अगर उसी जिले में डाइट कॉलेज है, स्वतंत्रता सेनानी को पता है कि बहुत कम लोग रहते हैं, अगर एक उस जिले में अगर एक ही 2 लोग का है, अगर उनका अगर 25 नंबर भी आएगा तो उनका क्या हो सकता है कि उनका डीएलएड में प्रवेश हो सकेगा। अब रही बात भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए, तो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए भी आपको पता होगा कि किसी भी जिले में बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, 2-3-4 लोग रहेंगे, ठीक है, तो उनमें अगर कम नंबर आया है तो निश्चित रूप से उन लोग को मिल जाएगा एडमिशन, तो 100% मिल ही जाएगा। तो ये नहीं है कि केवल 50-55 नंबर ही लाए तभी उन लोग को मिलेगा, उन लोग का अगर 25-30 नंबर आया फिर भी मिल जाएगा। अब रही बात एक और कंडीशन जिसमें कि आप लोगों को कम नंबर में भी एडमिशन कैसे मिल पाएगा, तो सबसे पहले कम कम नंबर में एडमिशन के लिए आपको क्या चाहिए कि आप जिस जिले में रहते हैं, अगर वहाँ अगर जैसे कि पेपर टफ गया है, आप लोग को पता है कि डीएलएड का पेपर जो टफ गया है, लेकिन अगर उस जिले में अगर ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है और कम अभ्यर्थी हैं, तब तो आप लोग को वहाँ सबसे पहले मेरिट के आधार पर आपको सबसे पहले भर्ती मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा संख्या में है लेकिन पेपर टफ गया, आपका आ गया मान लीजिए 40 नंबर, और पेपर टफ जाने के कारण जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी का नंबर 38, 39, 40, 41 इस टाइप का आ गया, 45 तक आ गया है, तो आपका मेरिट क्रम में आपका नंबर आने के लिए ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका आ ही जाएगा। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आया था, आप लोगों ने जो है कि हल किस प्रकार से करा है, आपका नंबर किस प्रकार से आया है, ये भी डिपेंड करता है। और आपके ज़िले में किस प्रकार से अभ्यर्थी अगर अच्छे, अगर जैसे कि दुर्ग जिला में बात करें या रायपुर में, तो इस प्रकार से वहाँ के अभ्यर्थी थोड़ा सा इंटेलिजेंट रहते हैं, तो उस जिले में जितने लोग भी करेंगे वहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। लेकिन वही बात करें बस्तर हुआ, कोरिया हुआ, इस प्रकार से जहाँ के जो है कि बोल सकते हैं ज़्यादा अगर नहीं पढ़े लिखे या उस ज़िले में थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग होंगे, ठीक है, या तो अगर आरक्षण वाइज देखा जाए तो एसटी वालों को ज़्यादा आरक्षण मिलता है, तो ऐसे ज़िले में एसटी की छात्राओं के लिए तो कम नंबर में भी एडमिशन हो जाएगा, ओबीसी के लिए कम नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। तो यही डिपेंड करता है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि आप लोग देख सकते हैं कि जिलेवार आरक्षण किस प्रकार से मिला, जैसे कि देख सकते हैं कोरिया जिला में 25 सीट है, और आप लोग के इसमें स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि देख सकते हैं कि दुर्ग में देख सकते हैं 60 सीट सामान्य वर्ग के लिए दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ सामान्य वर्ग के लिए एसटी/एससी की जनसंख्या थोड़ा कम है, इसलिए उन लोग को वहाँ सामान्य वर्ग के लिए 60 सीट आरक्षित है। और आप लोग को देख सकते हैं कि ओबीसी के 14 है। लेकिन जहाँ जैसे कि देख सकते हैं दंतेवाड़ा हुआ, दंतेवाड़ा में सामान्य वर्ग के लिए केवल 12 सीट मिल, बस्तर में हुआ, ठीक है, इस प्रकार से सामान्य वर्ग के लिए 12, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 68 सीट, दंतेवाड़ा में भी एसटी के लिए 68 सीट और ओबीसी के लिए 14 सीट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं जहाँ यदि एसटी वालों का संख्या ज़्यादा है वहाँ उन लोग को आरक्षण बहुत भर-भर के मिला है। लेकिन जैसे कि दुर्ग में देख सकते हैं कि जहाँ एसटी/एससी नहीं है तो वहाँ जो है कि सामान्य वर्ग के लिए चांस है, वहाँ उन लोगों को 60% आरक्षण देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सरगुजा में भी देख सकते हैं और कोरिया में भी देख सकते हैं 25 सामान्य के लिए, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 55 और जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 सीट आरक्षित है। तो इस प्रकार से होने वाला है। और यदि आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन होगा तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल में नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं बता दूं अगर चैनल में नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका निराकरण करने का प्रयत्न करूंगा। और रही बात ऑनलाइन की किस प्रकार से आप लोगों को करना है, ठीक है, काउंसलिंग, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं बता दूं छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती भी आने वाला है, निश्चित रूप से आप शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, टेट की बात हो या कुछ भी बात हो, छत्तीसगढ़ में जितनी भी भर्तियां आती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता हूं। तो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि परिवार बड़े रहे और आप लोगों के लिए जो कि जेन्युइन वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूं। और आप अपना अमूल्य सहयोग इस चैनल में दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कंटेंट ला सकूं, आप लोगों के लिए जो है कि मदद कर सकूं और आपके लिए भी अच्छा होगा। तो चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।